जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी सार का क्लास नंबर 4। इसमें जो क्वेश्चंस जहां पर पिछले क्लास में रह गया था उन क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे और उन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है। अभी तक आप लोगों ने जो हमारा वीडियो देखा है, पुश किया है जिस प्रकार से, उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को आप शेयर कीजिए और उन दोस्तों के पास भेजिए जिन्हें ये वीडियो उनके कैरियर यानी उनके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उन साथियों को आप जरूर भेजिए, अपने तक इस वीडियो को सीमित नहीं रखिए, ठीक है। और हाँ, टॉपिक को हम लोग यहां से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो बातें जो पिछले वीडियो में कमेंट के जरिए हमारे पास आया है, तो हम थोड़ा पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छी बात है कि बच्चों ने एक एक चीज पे पकड़ बनाई, एक एक वर्ड्स को देखा, ठीक है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर नॉलेज, उसने लिखा, अब उसका कहने का क्या मतलब था? नॉलेज, अक्सर लोग इस वर्ड को क्या बोलते हैं? नॉलेज बोलते हैं, जो कि पूरी तरह क्या है, प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से गलत है। नॉलेज नहीं बोलते, क्या होता है? नॉलेज होता है। क्या होता है? नॉलेज होता है। उसी तरह कॉलेज नहीं होता, कॉलेज होता है। आमदनी नहीं होती, आमदनी होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा, ठीक है। एक और कमेंट आया था, एक बच्चे ने बोला कि सर पीपीटी से तो कोई भी पढ़ा सकता है। बेशक पढ़ा सकता है भाई, कोई भी पीपीटी देखकर पढ़ा सकता है, व्याख्या भी कोई भी कर सकता है, सबकी अपनी समझ होती है। लेकिन पीपीटी से क्यों पढ़ाते हैं लोग? काहे पीपीटी से पढ़ाते हैं? जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं सारे के सारे पीपीटी से पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं भाई? क्योंकि उसको एलिब्रेट करने में, बच्चों को समझाने में थोड़ी सी क्या होती है, आसानी होती है। उसको लिखना नहीं पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर होता है। नहीं तो पागल है क्या कि पीपीटी में पहले 2 घंटा समय दो, फिर पढ़ाओ, उस समय दो। आई थिंक इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा, है कि नहीं? तो ऐसे बच्चे जो हैं, जो कभी कभी क्या होते हैं ना, अक्ल की धूम होते हैं, और अक्ल की धूम को हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो जीवन भर अक्ल की धूम ही रहेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम वीडियो तो हमारा देखे ना। तो चलिए, दोनों बच्चों का जवाब जो है मिल गया होगा। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें चीजें समझ में नहीं आती, शुरू से कैसे पढ़ें? तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि जब जो चीज समझ में ना आए तो उस पे क्या करना चाहिए। तो मेरा अपना फंडा है, चलो एक बार किसी चीज को पढ़ा नहीं समझ में आया, उसको दूसरी बार पढ़ो जो ही तुम्हें समझ में आ जाए, तीसरी बार पढ़ो जो ही तुम्हें समझ में आ जाए। एक ऐसा टाइम आएगा कि सब कुछ समझ में आने लगेगा। चीजों को कोरिलेट करो, एक दूसरे से रेट करो, तो चीजें समझ में आने लगेगी। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं होता कि दिक्कत हो आपको। इसलिए हमें हमेशा जो है बेसिक चीज पे ध्यान देना है। देखो, जिसका बेस मजबूत होगा, जिसकी नींव मजबूत होगी, वे बच्चे किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। मैंने एएसओ का पेपर दिया था, प्री दिया था, मेंस भी पेपर दिया, ठीक है। उसमें मेरा भी वेटिंग लिस्ट में है, वो जैसे ही आएगा उस दिन मैं ज्वाइन कर जाऊंगा। और मेरे साथ 160 स्टूडेंट्स का है, अकेले मैं नहीं हूं, ठीक है। तो होता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर कब एग्जाम क्रैक किए? तो जब आप पर्सनली सर जी को जानते हो, नहीं जानते ना, तो कमेंट सिर्फ आप ऊपर ऊपर से कर सकते हो। तो उन कमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता
लेकिन ज्यादा बेटर है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। निगेटिविटी आप अपना पैदा करते रहिएगा तो आप सिर्फ दूसरों में निगेटिविटी निकालते रहिएगा। और ध्यान रखना, दूसरे में निगेटिविटी वही निकालता है जो खुद को निहारता नहीं है। खुद को निहारेगा तो खुद समझ में आ जाएगा। हालांकि मुझे किसी से शिकवा शिकायत कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन कमेंट्स था तो मुझे लगा कि कमेंट्स का जवाब जो है एक क्लास में दिया जाए तो ज़्यादा अच्छे से बेटर रहेगा। तो मेरे ख्याल से जिन जिन बच्चों ने कमेंट्स किया था उनका जवाब मैं बतौर एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो एनसीईआरटी के सार में हम लोग एनसीईआरटी के सार में क्या कवर कर रहे हैं, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जो एनसीईआरटी है, और उस एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन तमाम क्वेश्चंस को ही यहां पर क्या कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम इसको और डेप्थ में और डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक कवर करें कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि ये क्लास किसके लिए है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है ना कि पहले क्या होता है, जब किसी घर को बनाना होता है तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले उसकी चारों तरफ माप करते हैं, मापते हैं, फिर वहां पर कितना क्या लगेगा उसकी एस्टिमेट बननी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम सामग्री लाते हैं, ठीक है ना, और फिर एक परफेक्ट घर बनाते, सुंदर करते हैं। तो ठीक वैसे ही हम ओवरऑल देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब हम इसका डेप्थ में पढ़ेंगे तो देखो, पढ़ने का तो कोई समय है नहीं, पढ़ने का तो कोई लिमिटेड टाइम फिक्स है नहीं, आप पढ़ो तो जीवन भर पढ़ सकते हो, लेकिन तैयारी अगर जीवन भर करोगे कंपटीशन का तो जिंदगी भी तो जीना है। तो आज का टाइम क्या है कि क्वेश्चंस अलग अलग डिफरेंट वेरिएंट के आते हैं, तो डिफरेंट वेरिएंट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके साथ आपको करना क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। यानी आपको वही चीजें पढ़नी है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कैसे होगा, जब तक आप पीवाईक्यूज को, यानी जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में उनके टॉपिक्स को अगर आप ब्रीफिंग नहीं करते हैं तब तक आप चीजों को छाट कर पढ़ ही नहीं सकते, फिर आप लगे रहोगे। अब यहां पर हम ब्रीफिंग कर लिए, बच्चों के दिमाग में भी ये ब्रीफिंग हो गया कि एनसीईआरटी में यहां से इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो गया और हमारा जो भी एक कंसेप्ट था वो भी क्लियर हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखा गया है। तो मैं आपसे बता देता हूं बच्चों, ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ब्रीफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम्स में इससे तो सवाल आते ही आते हैं, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो आप लाइक भी कीजिए, और जो भी आपका विचार है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में जो क्लास समाप्त किया था वो 21वां नंबर पे समाप्त किया था। कितने नंबर पर समाप्त किया था, 21वें नंबर पर। देखिए ये जो 21वां नंबर सवाल है ये 2016 में यूपी पीसीएस में पूछा गया है। क्या पूछा गया है भाई, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहां निकले, 3 मानव कंकाल कहां निकले, ठीक है, या ये 3 मानव कंकाल की प्रथा थी क्या। अगर कुछ भी एविडेंस के तौर पे हमें मिला तो हमें उस समय के सामाजिक वैल्यू भी तो मिल रहे हैं। तो ये जो 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकला, वो जगह कौन सा था, दमदमा। दमदमा कहां है, उत्तर प्रदेश में। कहां है ये, उत्तर प्रदेश में। कहां है ये, उत्तर प्रदेश में। तो दमदमा कहां है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का ये कौन सा समय का ये स्थल है, तो ये मध्य पाषाणकालिक स्थल है। यहां से एक ही कब्र से कितने कंकाल निकले थे, 3 मानव कंकाल निकले थे, जिसे सामूहिक दफन का नाम भी दिया गया, या ये कह सकते हैं कि सामूहिक दफन का यहां पर प्रथा चलती थी, यानी मल्टीपल बेरियल की
प्रथा चलती थी, यानी उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक मान्यता थी, उस मान्यता के प्रमाण को ये रिप्रेजेंट करता है। केवल 3 मानव कंकाल का निकलना सिर्फ वो हमारे लिए एक जानकारी मात्र नहीं है, वो हमें ये भी बताता है कि उस समय की सामाजिक मान्यता क्या थी। यानी वहां पर उस समय 3 लोग को एक साथ गाड़ा जाता था। ऐसा भी हो सकता है कि संजोगवश वहां पर 3 लोग मरे होंगे तो 3 लोग को एक साथ गाड़ दिया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये कई सारे वहां पर मिला तो ये बातें स्पष्ट हुई कि 3 माने एक ही का मतलब एक ही कब्र के अंदर 3 जगह। तो जब ये 1 से 2 चीज बढ़ने लगे, ज्यादा होने लगे, तो ये संयोग नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, बल्कि ये हो जाता है कि ये प्रथा थी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रथा को दर्शाता है। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए अब है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले वो जगह कौन सा है भाई? तो कौन सा जगह है? लेखहिया। ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो 2016 में प्री में यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये भी सवाल पूछा गया है। देखिए लगभग जो भी स्टेट पीसीएस, आप जिस भी स्टेट पीसीएस का आप देख रहे हो, देख लो, या कहीं भी एग्जाम क्वेश्चंस देख लो, तो क्वेश्चन सबका ऑब्जर्वेशन जरूर किया जाता है और उसी के बेस पे क्या बनता है? क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पीसीएस की हुआ तो वहां के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेगा, जब बिहार पीसीएस लिया जाएगा तो बीपीएससी जब यहाँ लिया जाएगा तो उसको ऑब्जर्व करके क्या क्वेश्चंस पूछना चाहिए उस तरीके से क्वेश्चंस लेगा, इस तरीके से क्वेश्चन, यही तो तरीका होता है। अब आगे बढ़ते, इसका व्याख्या देखते। देखिए लेखैया भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कहां है ये? उत्तर प्रदेश। किस क्षेत्र में आता है ये? विंध्य क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? विंध्य क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। और ये भी कौन सा स्थल है? तो ये मध्य पाषाणिक स्थल है। कौन सा स्थल है? मध्य पाषाणिक स्थल है। और यहीं से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं। यानी इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिलेगा, इसका अर्थ यह है कि वहां पर बहुत सारे लोग पहले से क्या करते थे, यानी बहुत सारी बड़ी घनी बस्ती थी, वहां पर बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है ना। यानी वेल बस्ती, यानी एक अच्छी बस्ती थी, तो वहां पर क्या था, लोग अच्छे से मतलब वहां पर गुजर बसर करते थे। ये दिखाता है एक ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे मान लीजिए कि एक कब्र गृह है या कब्रगाह है, तो वहां पर हजारों 100 लोगों की अगर मतलब बॉडी को दफनाया गया, इसका अर्थ यह है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, एक पूरा मोहल्ला रहता है, एक पूरा गांव रहता है, एक पूरा ये रहता है, ठीक है ना। तो ये दिखाता है कि बस्ती वहां पर कितनी, मतलब मानव कंकाल वहीं ज्यादा मिलेगा जहां पर बस्ती सघन होगा, तो सघनता को दिखाता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। शिलाश्रय मतलब पत्थर पर लिखा हुआ चित्रकारी प्राप्त हुआ है, वो कौन सा जगह है? भीमबेटका। आपने देखा होगा भीमबेटका से कई सारे सवाल आ चुके अभी तक, तो भीमबेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब भीमबेटका में ओवरऑल हमको पढ़ना क्या है कि भाई ये चित्रकारी थी, कब की चित्रकारी थी ये, तो इसको ध्यान रखना है आपको। किस काल की थी ये? तो ये भी प्राग ऐतिहासिक काल की थी, यानी प्री हिस्ट्री की थी। किस काल की थी? प्री हिस्ट्री की थी, यानी पाषाण काल की थी। किस काल की थी ये? पाषाण काल की थी ना जी। कौन सा पाषाण काल? यानी ये पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य काल तक इसके जो है प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। यानी भीमबेटका कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में, सॉरी भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बोलते आ रहे हैं ना, तो उत्तर प्रदेश निकल गया। तो भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में है। और यहीं से सबसे ज्यादा क्या मिला है? चित्रकारी मिली है। कहां पर? पत्थर पर। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कि अब चित्रकारी कब करेगा लोग, सोचिए चित्रकारी कब करेगा? तो जब वो आराम से भर पेट खाना खा लिया है, ठीक है, यानी भर पेट उसको भोजन मिल गया, अब बैठा है आराम से, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ सूझेगा। तो शिकारी किया होगा, शिकारी मतलब शिकार करने गया होगा, तो वहां पर उसने इमेजिनेशन किया होगा, मतलब या शिकार करने गया होगा, या शिकार करते हुए किसी को देखा होगा तो इमेजिन किया होगा, और उस इमेजिन को क्या किया उसने? पत्थर पर
उकेर दिया, ठीक है। यानी कई तरह की मुद्राएं वहां पर क्या किया, उसने उकेरा। यानी ये दिखाता है, ये बताता है, ठीक है, कि ऐतिहासिक जो मतलब साक्ष्य है, जो प्रमाण है, ठीक है ना, वो भीमबेटका से हमें मिलता है। किस रूप में? चित्रकारी के रूप में। कौन से चित्रकारी के रूप में? शिला, मतलब शिला पर चित्रकारी करने, यानी पत्थर, शिला मतलब पत्थर पर चित्रकारी का हमें यहां पर प्रमाण मिलता है। इससे यह समझ लीजिए कि उस समय के जो पूरा पाषाण युग के जो मनुष्य थे वो इमेजिन करना शुरू कर दिए थे, यानी वो इमेजिन, कल्पना कर सकते थे, ठीक है ना। और इमेजिन किए तभी तो वो आगे बढ़े, तभी तो उनकी सिविलाइजेशन जो है इतनी ग्रोथ करी। अगर वो ना करते तो ग्रोथ करती क्या? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहां जो है, यहां लगभग कितने चित्रकारी ने चित्र मिले? तो लगभग 750 से लेकर 1000 से अधिक क्या मिला? सॉरी 10,000। 750 से लेकर कितना मिला? 10,000 चित्र मिले। कहां पर? भीमबेटका में। यानी भीमबेटका अपने आप में शैल चित्रकारी का सबसे अच्छा उदाहरण है। मनुष्य के, यानी आदि मानव जो थे, यानी मानव थे, उनके उत्पत्ति का और उनके इमेजिनेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है कि वो कैसे सोचते थे, कैसे वो इमेजिन करते थे। वो उस समय इमेजिन करते थे जिस समय वो शिकार करते थे। और ये वही दौर है जिसमें इन्होंने क्या शुरू कर दिया था? कृषि करना शुरू किया था, एग्रीकल्चर करना शुरू किया था। आदमी कुछ तभी आगे बढ़ता है जब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है, ठीक है। अब मान लो पेट भरने में ही लगा हुआ है, जितना कमा के लाता है उतना वो अपने ऊपर ही खर्च कर लेता है, तो हमेशा इस बात से टेंशन में रहेगा कि नहीं रहेगा कि भाई आज तो खा लिए, कल तो वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी सभ्यता का जो है विकास तभी होता है जब वो सभ्यता क्या हो? उन्नत हो, वहां पर खाने पीने की व्यवस्थाएं अच्छी सी हो। तो इन लोगों को इतना तो स्पष्ट है कि अगर मान लो सवाल पूछा दिया जाए कि भीमबेटका की चित्रकारी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, मानवीय सभ्यता के किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कह सकते हैं कि उन्नत सभ्यता की ओर अग्रसर होने को संकेत है ये भीमबेटका, ठीक है ना। क्योंकि वो वहां पर क्या कर रहा है? भीमबेटका में क्या है? पत्थरों पर लोग चित्रकारी करें, मतलब उनके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, यानी वो सोचना शुरू कर चुके हैं, कल्पना करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। जो आज के टाइम में, आज हम पहले किसी ने कल्पना किया होगा एरोप्लेन का, कल्पना किया होगा, कल्पना करने के बाद वो बना। किसी ने बल्ब की कल्पना की होगी, फिर वो बना। किसी ने साइकिल की कल्पना की होगी, मोबाइल की कल्पना की होगी। तो पहले कल्पना ही होता है, पहले लोग इमेजिन ही करते हैं कि ऐसा ऐसा अगर चीज हो सकता तो, फिर उस पे वो क्या करते हैं? उस वर्क पे लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदातोली अवस्थित है कहां? मध्य प्रदेश में। नवदातोली कौन सा स्थल है? तो ताम्र पाषाणिक स्थल है, यानी यहां पर ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नवदातोली कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश का एक जगह है और ये ताम्र पाषाणिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहां से क्या क्या मिला? तो यहां से तांबे के औजार मिले, मिट्टी के बर्तन मिले और एग्रीकल्चर यानी कृषि के प्रमाण मिले कि यहाँ पर कृषि होता था। और इसी स्थल से मालवा संस्कृति के प्रतिनिधित्व का भी, माने ये संस्कृति जो है मालवा संस्कृति का भी क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है कि मालवा संस्कृति यहीं से क्या हुई है? आगे बढ़ी है, शुरू हुई है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? स्पष्ट? ओके, अब आगे चलते अगले प्रश्न की ओर है। गौरिक मृद भांड। मृद भांड किसको बोलते हैं? मिट्टी के बर्तन को। किसको बोलते हैं? मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, वो मृद भांड। घैला देखे है ना, मृद भांड, ठीक है, समझिए इसको। तो
गैरिक मृत भांड यानी OCP का नामकरण हुआ था कहां भाई? हस्तिनापुर। कहां हुआ था? हस्तिनापुर। कौन सा हस्तिनापुर? महाभारत वाला। महाभारत में हुआ था ना जी हस्तिनापुर, भूल गया कि है याद? हाँ हैं, चलो आगे बात करते हैं। तो गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण कहां हुआ था? हस्तिनापुर में। अब इसके बारे में समझती है, गैरिक मृत भांड पात्र क्या था? तो इसको समझिए, इसको OCP बोलते हैं शॉर्ट में, यानी यह एक प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं जिनकी सतह पर गेरुआ रंग, जिसकी सतह पर क्या है? गेरुआ रंग की परत चढ़ी होती है। इधर भी क्या करते, जो कुम्हार होते हैं मिट्टी का जब बर्तन बना लेते हैं, जब वो पक जाता है तो उस पर गेरुआ कलर चढ़ाते हैं ना। तो ये उस समय भी चढ़ते थे। इन बर्तनों का नामकरण जो है हस्तिनापुर यानी उत्तर प्रदेश में हुई, खुदाई के दौरान किया गया था। कब किया गया था? जब इसकी खुदाई हुई थी तब। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ध्यान दीजिए, यह संस्कृति लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच रही होगी। इसका प्रमाण जो है हमें कहां से मिलता है? हस्तिनापुर से। तो आपसे पूछा जा सकता है हस्तिनापुर से क्या प्राप्त हुआ था? तो क्या बताएंगे? मृत भांड कैसा? तो गैरिक वाला, जिस पर गेरुए रंग का लेप चढ़ा हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है गेरुए रंग का मृत भांड कहां से मिला था? इसका भी जवाब यही हो जाएगा कि हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। हस्तिनापुर है उत्तर प्रदेश। ओके गुड, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, वो कौन सा जगह है जहां पर लोहा का जो है उपयोग किया जाता था? तो वो कौन सा जगह है? अंतरजी खेरा। अंतरजी खेरा। ये भी कब एग्जाम में पूछा गया है? 1998 में। नहीं, हम वही क्वेश्चंस यहां पर कलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए। ये भी पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है, पार्ट 4 भी है, यानी 4 पार्ट्स तक जाएंगे ये। यानी सारे टॉपिक कवर होंगे जो एग्जाम्स में इससे आते हैं। एक तरह से समझिए कि हम आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल्स भी बताते हुए चल रहे हैं। तो अंतरखेरा में हुआ था, यानी यहां पर क्या होता था? लोहे के वस्तु क्या किए जाते थे? बनाए जाते थे, यानी उसका उपयोग किया जाता था। अब ध्यान दीजिए, अंतरजीखेरा भारत का वह स्थल है जहां से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनता, मतलब यहां पर लोहे का वस्तु बनाया जाता, लोहे की सामान बनाया जाता था। कब इसका प्रमाण कब मिला है? 1800, लगभग 1800 ईसा पूर्व में मिले हैं। यहां लोहे के औजार और हथियार मिले हैं जो भारत में लौह युग के आरंभ को दर्शाता है। यानी इससे यह पता चलता है कि लौह युग जो है, लोहा युग यानी आयरन एज का ये जीता जागता उदाहरण है। कौन? अंतरजी खेरा, जो कहां है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। कहां पर भाई? तो फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। और किधर से किधर उनका शरीर रखते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। अभी भी देखिएगा, जब आदमी घर में मरता है तो उसका सर किधर रखा जाता है? उत्तर की ओर। अब पैर किस तरफ रखा जाता है? प्रमाण मिल रहा है। यहां भी जब मरता था तो कहां रखते थे? फर्श पे रखते थे, और उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणिक लोग की एक विशेष दफन प्रथा थी। वे मृतकों के शरीर को उत्तर से दक्षिण की ओर, जो आज भी चल रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर फर्श के नीचे गड्ढे में रखकर क्या करते थे? दफनाते थे। यानी नीचे रख दिया और उनको क्या करते थे? दफनाते थे।
यह उनकी धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक था, जो आमतौर पर आज भारतीय हिंदू धर्म प्रथा में क्या होता है, दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आगे अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किया गया था। किसने किया था? तो किसने किया था? थॉमसन ने। यह भी सवाल कब पूछा गया है? 2010 में यूपी पीसीएस में, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल गया है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जो भी बच्चे कंपटीशन के क्लास के व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, उन तमाम बच्चों को जो है पीडीएफ आपको मिल गया है। हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं उनको पीडीएफ नहीं मिला है। वो पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और हमारे फर्स्ट वीडियो पर अगर 1K का व्यूज आएगा तो पार्ट 1 का हम पीडीएफ फ्री में शेयर करेंगे। उसके लिए आपको डीएम में जो है पीडीएफ लिखना होगा। डीएम में आप पीडीएफ लिखोगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी आपके मेल पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़े। फिर आप डीएम लिखकर अपना ईमेल आईडी भी उसमें मेंशन करना है, शेयर करना है पीडीएफ, ताकि आपका जो है पीडीएफ आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से ध्यान रखना है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य काल, लौह युग का विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। देखो, जब पुराने साक्ष्य मिले, यानी जब पाषाण काल के साक्ष्य मिले, कांस्य युग के साक्ष्य मिले, अलग अलग युग के साक्ष्य मिले, तो भाई उसको अलग अलग पीरियड में बांटना भी तो है। तभी तो लोगों को समझा पाएंगे कि पहले ये पीरियड चल रहा था, फिर दूसरा पीरियड ये आया, फिर तीसरा पीरियड। तभी तो हिस्ट्री को सिस्टमैटिक वे में पढ़ा जा सकता है। और अगर पता ही नहीं होगा तो हिस्ट्री को कैसे सिस्टमैटिक वे में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, जाहिर सी बात है। तो हिस्ट्री को सिस्टमैटिक वे में पढ़ने के लिए, हिस्ट्री को सिस्टमैटिक वे में जारी रखने के लिए क्या किया गया? जो कोपेनहेगन संग्रहालय था उसमें जो सामग्री मौजूद थी, जो साक्ष्य मौजूद थे पाषाण काल के, कांस्य काल के और लौह काल के, उन सबको क्या किया गया? बांटा गया। अब यहां पे समझते हैं, डेनिश पुरातत्वविद क्रिश्चियन जुगर्सन थॉमसन ने क्या किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर मानव इतिहास को कितने युगों में बांटा? 3 युगों में बांटा। ध्यान रखना, इसका नाम बहुत बड़ा है ना। हाँ, तो इनका नाम जो है आपको याद रखना। वो कौन कौन से 3 युग थे? तो पहला युग कौन है बाबू? पाषाण काल, यानी स्टोन एज। पहला एज कौन सा है? स्टोन एज, यानी पाषाण काल। दूसरा एज कौन सा है बाबू? तो कांस्य युग, यानी ब्रॉन्ज एज। और तीसरा कौन सा है? आयरन एज। कौन सा है? आयरन एज। यानी इस युग को 3 एजेस में क्या किया गया? 3 एज प्रणाली में बांटा। किसने बांटा? तो थॉमसन ने बांटा। किसने बांटा? थॉमसन ने। कौन सी संग्रहालय, मतलब कौन से संग्रहालय के सामान को लेकर? तो कोपेनहेगन संग्रहालय। क्लियर है? याद रहेगा? गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। कौन, यानी वो क्या थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? भूगर्भ वैज्ञानिक। उन्होंने क्या खोजा था? तो पहला पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज की थी। उपकरण मतलब औजार, यानी टूल की खोज की थी। किसने किया था? नाम बोलो। रॉबर्ट ब्रूस फुट। ओके, गुड। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो ये एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1863 में
भारत में पहला पूरा पाषाणिक यानी पैलोलिथिक पीरियड का यानी पत्थर का औजार खोजा था। यानी पहला जो औजार मिला था क्या चीज का मिला था? पत्थर का टूल था। किस चीज का टूल था? पत्थर का टूल था। ठीक है ना। उन्होंने यह खोजा, कहां पे खोजा था? पल्लवरम। कहां पे खोजा था? पल्लवरम। कहां पे पल्लवरम? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ प्री हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री के माने जनक जो है वो कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्लियर है? अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदातोली का उत्खनन किया था किसने? किसने इसका उत्खनन, किसके नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था? तो वो कौन थे? एच.डी. संकालिया। कौन थे? एच.डी. संकालिया। ये कौन थे एच.डी. संकालिया? तो हसमुख। एच मतलब हसमुख, बहुत प्यारा नाम है, हसमुख। डी मतलब धीरज लाल, हसमुख धीरज लाल संकालिया, संकलिया है ना, हसमुख धीरज लाल संकलिया। ये एक प्रमुख भारतीय पुरातत्वविद थे जिन्होंने नवदातोली यानी मध्य प्रदेश सहित कई ताम्र पाषाणिक स्थलों का क्या किया था? खोज करवाया था। और वे दक्कन कॉलेज पुणे से क्या थे? संबद्ध थे। यानी दक्कन कॉलेज पुणे में क्या करते थे? वो पढ़ाते थे, अध्यापक थे। ठीक है ना। ये अब यहां तक अभी हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन देखा। हम लोगों ने 21 से शुरू किया है और 10 क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 10 क्वेश्चन अभी हम लोग और देखेंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, तो केवल आप देखिए ही नहीं, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अपने विचार जो है क्लास में कुछ किसी चीज़ की अगर आपको लग रहा हो कि कमी हो रही है, कोई कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट में उसे लिखेंगे भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है आगे भीमबेटका। आगे भीमबेटका फिर से, यानी अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ा है ना, कितना 31वां क्वेश्चन है ना, 31वां में आपको बता देते हैं, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ भीमबेटका से आया है। और एक ही तरह के क्वेश्चन को घुमा रहा है अलग अलग। क्या जी गलत बोल रहे हैं? एक ही क्वेश्चन को अलग अलग घुमा रहा है। अब की बार क्या घुमाया है? भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं किस चीज के लिए? शैल चित्र के लिए, यानी चित्रकारी के लिए, पत्थरों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बारे में हम तो पहले बता चुके हैं, फिर इसको जिक्र क्यों करें भाई? तो आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है ना। इसमें क्या, अच्छा इसमें शैल चित्र में क्या क्या मिला था? तो बाबू देखो, ये शिकार के, यहाँ पर नाचने के, गाने के, युद्ध करने के, पशु पक्षी के, इन सब के क्या है यहाँ पर चित्र आपको देखने को मिले हैं। ठीक है। अब देखिए फिर से आ गया दमदमा। दमदमा, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है किस काल से? तो अभी जस्ट पढ़ा है, किस काल से है? मध्य पाषाण काल से है। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। दमदमा कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश में। ये कौन सा स्थल है? तो मध्य पाषाणिक पूरा स्थल है। यहां से सूक्ष्म पाषाण कालिक यानी माइक्रोलिथिक और मानव कंकाल मिले हैं साक्ष्य के रूप में। एक ही कब्र से 3 कंकाल मिलने के कारण यह स्थल विशेष इतिहास में क्या रखता है? अपना विशेष स्थान रखता है। प्री हिस्ट्री में क्या रखता है? अपना एक विशेष स्थान रखता है। कोई दिक्कत यहां तक आई बात समझ में? गुड, वेरी गुड। अब देखिए पुनः फिर से वही सवाल, देखिए भीमबेटका फिर से आ गए, है ना। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक
प्रसिद्ध स्थल है, भारतीय राज्यों में स्थित है। कहाँ? तो इस बार राज्य पूछ लिया। यानी एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, घुमा के पूछ रहा है। ये कब पूछा गया है? तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। यानी भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में क्या है, स्थित है। यह विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? विंध्य पर्वत की तलहटी में। और ये पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक के अवशेष यहाँ पर क्या मिले हैं, प्रचुर मात्रा में मिले, बहुत ठीक ठाक मात्रा में मिले हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, गुड। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। टोटल हम लोग एक क्लास में 20 क्वेश्चंस देखें। कितने? 20 क्वेश्चन देखें। हम लोग 10 देख चुके हैं, 10 और देखना है, ठीक है ना। जिसमें से 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, यानी 13 क्वेश्चन हो गया है। अब हमारा कौन सा है? 14वां क्वेश्चन। यानी अब ध्यान दीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो कब लगा, कि किस काल में लगा था भाई? नव पाषाण काल में। ये कब पूछा है? तो देखो भाई, ये कई सारे एग्जाम में पूछा है। एसएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एसएससी 2023 में, यानी एक ही क्वेश्चन को जो है अलग अलग, यानी एक ही साल, सेम साल में अलग अलग तरीके से क्या किया, पूछ लिया गया। अब समझिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में मिट्टी के बर्तन, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉटरी बोलते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग नव पाषाण काल में, नियोलिथिक एज में हुआ था। इस काल में मानव ने मिट्टी के बर्तन में, यानी सॉरी, मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा था। और इसके जरिए क्या करता था ये, इसमें अन्न भंडारण करता था और खाना पकाने में सुविधा होती थी। और मजे की बात यह है, पता है, इसमें जो खाना बनता है बहुत टेस्टफुल होता है ना। इसमें जो अगर तुम खीर बनाओगे ना, इतना शानदार, इतना टेस्टफुल लगेगा, ठीक है। अभी यही है 2-3 सप्ताह की बात है, इधर बेचने आया था मिट्टी का बर्तन, तो मैं खरीद के ले गया, ठीक है। उसमें खीर बनी, बहुत शानदार। 2 चीज़ ले गया, एक तावा नहीं होता है मिट्टी का, वो ले गया, और एक वो बर्तन ले गया, ठीक है। उसमें खीर जो है बना, मस्त खीर बना, मज़ा आ गया, ठीक है ना। और खराब भी नहीं हुआ। वही दूसरा बर्तन होता तो खराब हो जाता। उसमें दाल बनाइए, दाल बहुत टेस्टफुल बनेगा, खराब नहीं होगा, ठीक है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम के बर्तन में यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करते हैं। और आपको बता देते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बहुत खतरनाक है, मालूम है कि नहीं है? कैसे खतरनाक है बताइए? नॉन स्टिक बर्तन में अगर एक, माने उसमें अगर क्या हो जाए, रेसेस लग जाए, यानी उसके ऊपर की परत अगर हट जाएगा, तो उसके अंदर जो मटेरियल मिला हुआ है ना, वो मटेरियल सीधे और सीधे आपके शरीर में कार्सिजेनिक पैदा करेगा। कैंसर के पार्टिकल जो है आपकी बॉडी में क्या करना शुरू कर देगा, छोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। ऐसे जितने भी धातु के बर्तन यूज कर रहे हैं, उन सब में ऐसा आपको देखने को मिलता है। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को समझना है हमें, कि हमें उन चीजों का ज्यादा यूज करना है जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन आजकल होता क्या है, हम सब लोग जो हैं प्रोसेस किया हुआ चीज खा रहे हैं। हर एक चीज प्रोसेस किया हुआ है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट खेत से हमारे रसोई में आता था। अभी क्या हो रहा है, खेत से फैक्ट्री में जाता है और फैक्ट्री से हमारी रसोई में आता है। दाल हो गया, दाल हुआ, फैक्ट्री में गया, वहाँ से पॉलिश वगैरह करके आया, फिर हम तक आया, फिर हम उसको खाएं। तो नेचुरल रहा कहाँ? चावल का वही दशा है, ठीक है। एक गेहूं बचा था, गेहूं आप डायरेक्ट खेत से घर में आता है आपका, ठीक है। बाकी चीजें तो आप क्या करते हैं, सीधी सी बात, आप बाकी चीजें आप मार्केट से परचेज करते हैं। तो समझने की बात यह है यहाँ पर हमें, कि पहले जो लोग यूज करते थे, भले भौतिक रूप से बहुत ज्यादा ये नहीं थे, लेकिन स्वस्थ रहते थे, 100-100 वर्ष जीते थे। और अब हम लोगों की क्या हो गई जीवन अवधि,
यानी 30 पार करना शुरू, आपका काउंटडाउन शुरू, आप नीचे की ओर बढ़ने लगे। यानी अब आपके शरीर के ऊपर बुढ़ापा असर करने लगा है, यानी अब आप बुढ़े हो चुके हैं। ठीक है, 45 होते होते बुजुर्ग हो जाएंगे, 45 हाँ 60 होते होते आप निपट जाएंगे, है ना। हाँ हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पूर्व ऐतिहासिक स्थल। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान होफ मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। कौन सा वो जगह है? तो महगढ़ा। कौन सा जगह है? महगढ़ा। महगढ़ा भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश। देखो पहले लोग जो थे, बस्तियां थी, उसमें वो पालन करते थे पशुओं का। कैसे पता चलेगा? उस समय के तो कुछ बचे नहीं है, तो कैसे मालूम चलेगा आपको? तो भाई वहां पर उनके अवशेष, उसके मलबे, थोड़े उसके खूर के निशान बचे हैं, तो वो जो मिले हैं उसके आधार पर बोला गया कि उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे? पशु का पालन करते थे। अभी आपने देखा कल क्या हुआ? कल नेपाल में भयानक बाढ़ आ गया, देखे हो आप लोग? हाँ, तो नेपाल में क्या हो गया? भयानक बाढ़ आ गया। उसके बाद देखना, जब जिस जगह से पानी गुजरी है उस जगह एकदम सब वाइट वाइट हो गया, सब खत्म। जो कल तक घर नजर आ रहा था, सारा चीज समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया। तो आप समझ लीजिए वैसे ही प्राकृतिक आपदा आई होगी, सब खत्म हो गया होगा। जब वो खत्म हो, ठीक होगा, तो वहां पर लोग देखेगा तो अवशेष मिलेंगे कुछ ना कुछ। तभी तो ये तो सामने का है, ताजा ताजा है, लेकिन वर्षों जो से है वो हमारे बीच मिल रहा है, तो हम तो उसका क्या करते हैं? एक ओवरऑल उसका साक्ष्य के बेस पर ही ना स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही मतलब इतना मतलब ये समझ लो कि इसका इम्पैक्ट हालांकि बिहार पर भी पड़ेगा, लेकिन कहा जाता है कि कोसी बराज में अभी तक ज़्यादा पानी जो है नहीं आया है। लेकिन इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि पानी इधर आएगा ही आएगा, और आएगा तो बाढ़ इधर भी फैलने की संभावना है ही। ठीक है, बाढ़ आएगा। ठीक है, हाँ चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो महगढ़ा ये उत्तर प्रदेश का एक मध्य पाषाणिक स्थल है। कौन सा स्थल है? महगढ़ा, सॉरी फिर उत्तर प्रदेश बोल दिया मैं, मध्य प्रदेश का एक क्या है? मध्य पाषाणिक स्थल। इतना बार ना उत्तर प्रदेश हो गया है कि उत्तर प्रदेश जुबान पर याद आ गया है। ठीक है ना। तो महगढ़ा उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश का एक क्या है? स्थल है। यहां मिट्टी की सतह पर पशुओं के खूर, खूर समझते हो? खूर जो पाँव नहीं होता, तो चलती गाय चलता है, या सॉरी गाय चलती है, भैंस चलती है, तो उसके पैर खूर का निशान रह जाता है ना, तो उसके खूर के निशान मिले, जिसको क्या कहते हैं? हुफ मार्क बोलते हैं। ठीक है ना, जो मवेशियों के कैटल डोमेस्टिकेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, दिखाता है। यानी उस समय के लोग क्या करते थे? मवेशियों का पालन करते, नहीं मवेशी पालते थे। अब अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक मनुष्यों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक क्या थे? तो पत्थर के औजार। यानी पहले जो जिस चीज का यूज करते थे अपने मतलब दुश्मनों को मारने के लिए या शिकार करने के लिए, वो कौन सा, या किसी चीज को तोड़ने फोड़ने के लिए, तो वो उनके पास कौन सा हथियार थे? पत्थरों के औजार थे, और ये माइक्रोलिथिक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखें माइक्रोलिथिक का मतलब क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म पत्थर के औजार होते थे, जिनका उपयोग प्रारंभिक मनुष्य विशेषकर मध्य पाषाण में किया करते थे। ये औजार तीर, कमान, भाले, चाकू आदि के फलक के रूप में उपयोग किए जाते थे। यानी तीर कमान के जैसे यूज में आता था, भाले के जैसे यूज में आता था, चाकू के जैसे चीरने फाड़ने में, दूर से मारने में, इन सब चीज़ों में इसका क्या किया जाता था? वो इस्तेमाल करते थे। अगला है, भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है, वो कौन सा जगह है? हुनासागी। कौन सा जगह है? हुनासागी। देखो ये भी सवाल 21 में पूछा गया है। ठीक है ना, SSCMTS के एग्जाम में पूछा गया है। हुनासागी कौन सा जगह, कहाँ का जगह है? तो ये कर्नाटक में स्थित एक जगह है। ये किस काल का जगह है?
तो पूरा पाषाणिक यानी पैलोलिथिक स्थल है। यहां से प्राचीन पत्थर और औजार और मानव के गतिविधियों के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। यह दक्षिण भारत के पूरा पाषाणिक अध्ययन के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण स्थल है। बहुत ही शानदार, क्लियर है, स्पष्ट है। नेक्स्ट है सेल्ट। सेल्ट क्या है? सेल्ट एक नव पाषाणिक कालीन है। ये क्या है सेल्ट? तो सेल्ट एक प्रकार का उपकरण, यानी नव पाषाण काल में यूज होने वाला एक प्रकार का क्या है, ये उपकरण है, यानी टूल है। सेल्ट एक प्रकार का नव पाषाणिक पत्थर का उपकरण है। किसका उपकरण है? पत्थर का। यह एक धारदार यानी शार्प एज औजार होता है जिसका उपयोग लकड़ी को काटने, खेत को जोतने या और किसी अन्य कार्य में किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह नव पाषाण काल में आमतौर पर देखने को मिलता था, यानी नव पाषाण काल में इसका लोग यूज करते थे। अब रह गए शेष 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 2 नहीं 3 देख लेंगे। इसके बाद चलिए ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल से पहले युग जो था वो कौन सा युग था? पूरा पाषाण काल, यानी पाषाण काल से पहले के काल, पूरा पाषाण काल, यानी प्रागैतिहासिक काल का पहला युग पूरा पाषाण काल। और इस युग से मानव के पत्थर के औजार का, इस युग में क्या करते थे? मानव ने पत्थर का औजार का प्रयोग शुरू कर दिया था। और ये मानव इतिहास का सबसे लंबा युग, यानी काफी टाइम तक ये पत्थरों से ही क्या करते थे? आग भी जलाते थे पत्थरों से शिकारी करते थे, पत्थरों से मैंने जो भी टूल बनाना होता था ये पत्थर से ही किया करते थे, ठीक है। इसके बाद आया पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण, जैसे बुर्ज होम, ठीक है। ये भी 2019 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछा गया। बुर्ज होम कहाँ पर है बाबू? पढ़ाए थे कश्मीर में। कहाँ पर है? कश्मीर में। और ये कौन सा स्थल है? तो नव पाषाणिक स्थल है, जहां गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। यहां पर जमीन खोदे गए गड्ढे होते थे। क्या होते थे? यहां पर गड्ढे होते थे जिन्हें ऊपर से लकड़ी पत्तों से क्या किया जाता था? ढका जाता था। यानी यहीं से पता चला था कि मनुष्य जो है वो केव में रहते, गुफाओं में रहते हैं। कहाँ रहते? गुफाओं में रहते, गर्त में, क्योंकि वो ठंड प्रदेश है, वहां पर ठंड ज्यादा पड़ता है, तो सारे गुफा बनाकर रहते थे और ऊपर से क्या करते थे? पत्ता वगैरह डाल लेते थे। तो यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत? एनी डाउट? नो डाउट। तो आज का जो क्लास नंबर 4 है वो पूरी तरह से कंप्लीट रहा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो और आपको लगा हो कि ये क्लास हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलेंगे हम लोग क्लास नंबर 5 यानी एनसीईआरटी के सार नंबर 5 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।